4 मॉडर्न देवरानियों ने बसाया गवार जेठानी का घर। चारों नई बहुएं प्रिया, अंजलि, कविता और दीपा नए कपड़ों और गहनों में हॉल में बैठी हुई होती हैं, जहां उनकी मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी मोहल्ले की औरतें, सास कमला, ननद आरती और जेठानी राधा भी वहां खड़े होकर बातें करते हुए। चारों भाभियां सच में बहुत खूबसूरत है। वैसे प्रिया भाभी, अब लग रहा है कि आप हमारे इस मॉडर्न परिवार का हिस्सा बनी हो, नहीं तो इससे पहले तो हमारे घर में जो। कमला तुरंत आरती की बात बीच में ही काटते हुए। आरती तू जरा चुप रह, बहुत ज्यादा बोलती है तू, बड़ बोली कहीं की। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों की तरफ चले जाते हैं। फिर अगली सुबह चारों देवरानियां तैयार होकर किचन में आती हैं और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं, जिसके बाद ससुर रामप्रसाद, जेठ रमेश और बाकी चारों भाई आलोक, अमित, सुमित और रोहित बैठकर खाना खाते हैं। वहीं रामप्रसाद खाने की तारीफ करते हुए, भाई खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, हमारी नई बहुओं के हाथ में तो जादू है। सभी लोगों के खाना खाने के बाद पांचों भाई ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं कि तभी अचानक रमेश को कुछ याद आता है और वो राधा को आवाज लगाते हुए, अरे राधा, मैं अपनी फाइल अलमारी के ऊपर ही भूल गया हूँ, दौड़कर जाओ और लेकर आओ यार प्लीज। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। राधा फाइल लाने के लिए सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, लेकिन आरती उसे बीच रास्ते में ही रोककर, अरे भाभी आप रुकिए, मैं खुद जाकर भाई की फाइल लेकर आती हूँ। आरती दौड़कर ऊपर जाती और फाइल लेकर तुरंत बाहर रमेश को दे देती है, जिसके बाद रमेश फाइल लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं राधा रसोई में आकर स्लैब साफ करने लगती है। वहीं रसोई में चारों देवरानियां प्रिया, अंजलि, कविता और दीपा बर्तन समेटते हुए एक दूसरे से बातें करती हैं। सच में हमारा ससुराल कितना अच्छा है, सासू माँ कितनी सुलझी हुई है और आरती भी कितनी प्यारी है। बिल्कुल सही कहा प्रिया, ससुर जी भी कितने शांत स्वभाव के हैं। बातें करते हुए कविता की नजर राधा पर जाती है, जो चुपचाप गैस साफ कर रही थी। उसे देखकर कविता, जेठानी जी आप इतने शांत क्यों हैं? हम सब इतनी बातें कर रहे हैं पर आपके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं दिख रही। आज जेठानी जी आप तो हमसे बहुत बड़ी हैं। इस घर में आपको 5 साल हो गए हैं। आप तो इस ससुराल को और यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे ना, कुछ बोलिए। हाँ, मैं इस घर को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तभी अचानक कमला रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। उसकी अचानक एंट्री से राधा एकदम से चौंक जाती है। तभी कमला घूर कर राधा को देखते हुए, बड़ी बहू तुम अपनी नई देवरानियों को क्या बता रही थी हमारे बारे में? तुम्हारी नजरों में ये ससुराल कैसा है, जरा हम भी तो सुने। मम्मी जी, मैं तो बस यही कह रही थी कि मेरी नजरों में ये ससुराल बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ बहुत प्यार मिला है और आप सब बहुत अच्छे हैं। देखना आप लोगों को भी यहाँ बहुत प्यार मिलेगा। राधा अपनी आंखें नीचे कर लेती है और बिना कुछ कहे काम में लग जाती है। कमला उसे घूर कर वहां से चली जाती है। वहीं चारों देवरानियां एक दूसरे का मुंह देखती रह जाती हैं। ऐसे ही पूरा दिन बीतता है और फिर शाम को घर के सभी पुरुष ऑफिस से वापस लौट आते हैं। वहीं राधा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी अचानक रमेश घर में आते ही चिल्लाते हुए, राधा, कहाँ छुपी बैठी हो तुम, तुरंत बाहर आओ। रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर रामप्रसाद, कमला, आरती और चारों देवरानियां हॉल में इकट्ठा हो जाती हैं। राधा घबराती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। तभी रमेश, माँ, इस गंवार औरत की वजह से आज मुझे पूरे ऑफिस में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी इतनी बेइज्जती हुई कि मैं बता नहीं सकता। अरे क्या बात है रमेश, खुलकर बताओगे? बिना बात के इस तरह चिल्लाने से क्या फायदा? पापा, मैंने सुबह इससे एक मामूली सी फाइल मंगवाई थी। ये इतनी बड़ी गंवार है कि उस फाइल का नाम तक नहीं पढ़ सकी। इसके अंदर जो कागजात थे वो आधे अधूरे थे। इसने खोल कर देखा तक नहीं कि अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं भी या नहीं। भाभी, ऑफिशियल पेपर्स ऐसे ही किसी को नहीं दिए जाते, उन्हें हमेशा खोल कर देखना होता है। अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ लेती राधा, तो आज मेरे बेटे को ऑफिस में डांट नहीं सुननी पड़ती। तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरा बेटा परेशान होता है। वहीं चारों देवरानियां प्रिया, अंजलि, कविता और दीपा हॉल के कोने में खड़ी होकर आपस में फुसफुसाते हुए, समझ नहीं आया हमारी बड़ी जेठानी सच में बिल्कुल अनपढ़ और गंवार है क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ प्रिया, तभी तो आज इतनी बड़ी गलती हो गई। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो फाइल के अंदर के पेपर जरूर चेक कर लेती। मुझे तो तरस आ रहा है उन पर। वो लोग बात ही कर रही थी कि तभी रामप्रसाद, अच्छा भाई, चलो अब जो हो गया उसे खत्म करो और सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाओ। रामप्रसाद की बात सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और राधा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के समय राधा बालकनी में अकेली खड़ी रो रही होती है कि तभी चारों देवरानियां चुपचाप उसके पास आकर बातें करते हुए, जेठानी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं।
अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं और आपका मायका कहाँ है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है छोटी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। जब मैं छोटी थी तो हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। उस समय मैं सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ पाई। तो क्या आपकी आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी? आपने कोशिश नहीं की? मेरी पढ़ने की इच्छा तो बहुत थी। मैं बहुत आगे जाना चाहती थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे आगे पढ़ने के लिए शहर नहीं जाने दिया। वहाँ से दूसरा स्कूल 10 किलोमीटर दूर था और बीच में एक घना जंगल पड़ता था। मम्मी पापा डरते थे, इसलिए मेरी पढ़ाई वहीं छूट गई। अच्छा, तो फिर इस मॉडर्न परिवार में आपकी शादी कैसे हुई? रमेश भैया तो इतने पढ़े लिखे हैं। ये तो बस मेरी किस्मत ही ऐसी थी। सासू माँ ने मुझे देखा और तभी अचानक कमला पीछे से बैल्कनी में आ जाती है और राधा की बात सुनकर जवाब देते हुए, इसकी किस्मत नहीं बल्कि ये मेरी पसंद थी। मेरी सास का गांव और राधा का गांव एक ही था। मेरी सास की आखिरी इच्छा थी कि ये लड़की हमारे घर की बहू बने, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए इसे पसंद किया था। लेकिन अफसोस इसकी शादी को 5 साल पूरे हो चुके हैं। ये अब तक ये सिर्फ एक पत्नी का ठप्पा लगाकर बैठी है, लेकिन आज तक मेरे बेटे का घर नहीं बसा सकी। मम्मी जी, मैं आपके कहने का मतलब बिल्कुल नहीं समझी। अगर मतलब समझना है दीपा तो इसी से पूछ लो। ये खुद तुम्हें अपनी नाकामी की कहानी सुनाएगी। कमला इतना बोलकर बैल्कनी से बाहर चली जाती है, जिसके बाद प्रिया राधा से, जेठानी जी, मम्मी जी के कहने का क्या मतलब है? 5 साल में घर न बसने का क्या कनेक्शन है? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन सकी। मैं इस घर को कोई वारिस नहीं दे पाई। अरे जेठानी जी, इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? आजकल मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। एक से बढ़कर एक अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं मार्केट में। अगर कोई कमी है तो उसका इलाज हो जाएगा। कमी हम में नहीं, कमी हमारे इस रिश्ते में है। राधा अपने आंसू पोंछती हुई तेजी से बैल्कनी से भागकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं चारों देवरानियां खड़ी होकर सोच में डूब जाती हैं। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। उसी दिन रात के 11 बजे राधा पूरे दिन का काम खत्म करके थक हार कर अपने कमरे में जाती है और अपने पति से प्यार से बातें करने की कोशिश करती है। तभी अपने कमरे से कमला राधा को आवाज लगाते हुए, अरे बड़ी बहू, कहाँ मर गई तू? जरा मेरे कमरे में तो आ। मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे तो सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आकर मेरे पैर दबा दो। राधा एक गहरी सांस लेती है और बिस्तर से उठकर तुरंत सास के कमरे की तरफ चली जाती है। फिर रात के ठीक 2 बजे प्रिया पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि राधा बेहद थकी हुई हालत में कमला के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रही है। जिसके बाद अगली सुबह रसोई घर में चारों देवरानियां नाश्ते की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी प्रिया अपनी जेठानी राधा से मजाक करते हुए, अरे जेठानी जी, आप तो जेठ जी से इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि 1 मिनट भी उनके बिना रह नहीं सकती। कल रात को तो जैसे ही काम खत्म हुआ आप सीधा अपने कमरे की तरफ भाग रही थी। अरे कहाँ छोटी, मैं कहाँ अपने कमरे में वक्त बिता पाती हूँ। जैसे ही रूम में जाती हूँ, कभी सासू माँ बुला लेती है, कभी ननद जी, तो कभी ससुर जी आवाज दे देते हैं। इसका मतलब जेठानी जी आप साफ साफ क्यों नहीं बताती? इसका मतलब मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं। तुम चारों अभी नई नई इस घर में आई हो। कुछ दिन और यहाँ रहोगी ना तो खुद अपनी आंखों से सब देख लोगी। राधा बातों को टालकर फिर से काम में लग जाती है। जिसके बाद दोपहर के समय राधा सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ से अकेले में फोन लगाकर बातें कर रही होती है कि तभी आरती दबे पांव उसके कमरे के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है और बातें सुनने लगती है। वहीं राधा अपनी माँ से अपनी ऊपर बीती बातें बताते हुए, माँ, मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई हूँ। रमेश जी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। सासू माँ और आरती हमेशा मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आरती दरवाजे के पीछे छिपे रहकर राधा की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराती है। तभी सबसे छोटी देवरानी दीपा हॉल से गुजर रही होती है। तभी उसकी नजर आरती पर पड़ जाती है। दीपा आरती को इस तरह छिपकर बातें सुनते देखकर अपने आप से, आरती यहाँ जेठानी जी के कमरे के बाहर छुप कर क्या कर रही है? इसका मतलब जेठानी जी सही कह रही थी, इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। ऐसा सोचते हुए दीपा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन शाम के समय ऑफिस से पांचों भाई रमेश, आलोक, अमित, सुमित और रोहित घर वापस आते हैं। वहीं सभी लोग थककर सीधे अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं कि तभी आरती दौड़कर रमेश का रास्ता रोकते हुए, अरे बड़े भैया, जरा रुकिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भैया, दोपहर को मैंने भाभी को उनके कमरे में किसी से बहुत छुप छुप कर बातें करते हुए सुना था। मुझे पूरा यकीन है कि फोन पर कोई आदमी था जिससे वो बहुत प्यार से बात कर रही थी। क्या? कोई आदमी?
तुम्हारी भाभी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे पीछे किसी गैर मर्द से बात करें। कौन था वो? मुझे नहीं पता भैया, लेकिन जाने दीजिए ना, क्या पता उनके पापा या भाई हो सकते हैं। आप बेकार में गुस्सा मत कीजिए, अपने कमरे में जाइए। रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ सीधे अपने बेडरूम का दरवाजा झटके से खोलकर अंदर घुसता है। वहीं राधा बिस्तर ठीक करते हुए, अरे आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था क्या? मुझे कोई पानी वानी नहीं पीना है। तू पहले मुझे ये बता कि तू दोपहर को कमरे का दरवाजा बंद करके किस आदमी से बात कर रही थी? हाँ, कौन था वो गैर मर्द? साफ साफ बता मुझे। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? वो तो मेरे सगे भाई थे। भैया का फोन आया था गांव से, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। अच्छा, हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तू पकड़े जाने पर यही बहाना बनाएगी। मेरे पीठ पीछे तू हमेशा गैर मर्दों से बात करती है, इसीलिए तू मुझे कभी पत्नी का प्यार नहीं दे पाती। तेरा ध्यान कहीं और ही रहता है। अरे ये कैसी घटिया इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पर? रमेश और राधा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कमला और आरती दौड़ते हुए उनके कमरे के अंदर आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे चारों देवरानियां भी कमरे में आ जाती हैं। तभी कमला उन दोनों से, अरे तुम दोनों पति पत्नी इस तरह क्यों लड़ रहे हो? क्या वजह है जो पूरा घर सिर पर उठा रखा है तुम दोनों ने? रमेश बेटा, बात क्या है? माँ, आपकी लाडली बड़ी बहू दोपहर को कमरे में किसी गैर मर्द से फोन पर आशिकी लड़ा रही थी और पूछने पर कहती है कि भाई का फोन था। भाभी, आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने खुद अपने कानों से आपको बहुत धीरे धीरे और छुपकर बातें करते हुए सुना था। भाई से कोई इस तरह छुपकर बात करता है क्या? आरती, मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे भैया ही थे। अगर तुम्हें कोई शक था तो उसी वक्त मुझसे पूछ लेती। ये देखो मेरा फोन, अभी इसी नंबर पर वापस बात कर लो, सब साफ हो जाएगा। राधा अपना फोन आरती के चेहरे के सामने कर देती है। आरती अचानक नंबर देखकर पूरी तरह चौंक जाती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो अपनी माँ कमला के पीछे छिपने लगती है। भैया भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप इस तरह चुपचाप और छुपकर बात करोगी तो मुझे थोड़ी ना समझ में आएगा कि आप किससे बात कर रही हो। मैं तो बस भाई की फिक्र कर रही थी। आरती अपना मुंह बनाकर तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। रमेश भी गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके पीछे पीछे हॉल की तरफ निकल जाता है। वहीं राधा कमरे में बैठकर रोने लगती है। जिसके थोड़ी देर के बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं, सिर्फ राधा को छोड़कर। तभी आरती अपनी माँ से, माँ, फोन का नंबर डिलीट करके किसी और का नाम डालना या फिर डायल लिस्ट साफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के जमाने में भैया तो बहुत सीधे हैं, जो उनकी बातों में आ जाते हैं। ये सब सुनकर चारों देवरानियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। उन्हें अब पूरी तरह समझ आ जाता है कि आरती जानबूझकर राधा को फंसा रही है। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शाम के समय रमेश अपनी माँ कमला के साथ छत पर बैठा होता है। वहीं प्रिया भी चुपचाप छत पर कपड़े उठाने के बहाने आती है और दीवार के पीछे छिपकर, बेटा रमेश, मेरी उम्र की सभी औरतों के पोते पोती हैं और वो उनके साथ अपने टाइम पास करती हैं, लेकिन मेरा घर सूना है, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे अब तेरे भाइयों की बीवियां तो मुझे पोता पोती दे देंगी, लेकिन मुझे तेरी चिंता होती है। माँ, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। राधा तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। देख, उसे आखिरी बार समझा ले। अगर हमारी सास होती ना हमारे जमाने में, तो वो कब का तेरी दूसरी शादी करवा देती और एक ही लात में उसे बाहर का रास्ता दिखा देती। वो तो मैं हूँ, जब तक रुकी हुई हूँ और बर्दाश्त कर रही हूँ। तभी आरती भी सीढ़ियों से चढ़कर छत पर आ जाती है और सारी बातें सुनकर रमेश के पास बैठकर बातें करने लगती है। इधर प्रिया भी दीवार के पीछे से अपना फोन निकालकर उनकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है। हाँ भैया, मम्मी बिल्कुल सच कह रही है। मेरी एक सहेली है, उसकी दीदी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसके ससुराल वालों ने उसे तुरंत घर से भगा दिया। आज वो अपने मायके में बैठी है और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली। हम ये नहीं बोल रहे हैं रमेश कि तू भी अपनी पत्नी को अभी भगा दे, लेकिन हम तुझे समझा रहे हैं कि अपनी भलाई देख, कम से कम अब तो अपना घर बसा ले। प्रिया ये सारी बातें सुनकर सब समझ जाती है। फिर वो अपने कमरे में आकर अपनी तीनों देवरानियों को वहाँ बुलाकर सारी बातें बता देती है और रिकॉर्डिंग सुनाते हुए, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते। आखिर सासू माँ और ननद जी बार बार जेठ जी को क्यों भड़काती है? मुझे तो अब लगने लगा है कि वो दोनों जेठ जी और जेठानी जी को अलग करना चाहती हैं। ये सुनकर तीनों जेठानियां चिंतित हो जाती हैं। जिसके बाद फिर रात को चारों देवरानियां अपने अपने पतियों के साथ अपने बेडरूम्स में बैठकर उन्हें साफ साफ समझाने की कोशिश कर रही होती हैं। आलोक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हमारी मम्मी जी और आरती मिलकर जेठ जी को भड़काने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वो जेठानी जी का घर तुड़वाना चाहती हैं। अरे प्रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी बहुत अच्छी हैं। वो ऐसा कभी नहीं सोच सकती यार। तुम बेकार में इस मामले में मत पड़ो।
वहीं दूसरे कमरे में अंजलि अपने पति अमित से बात कर रही होती है, जहां अमित बेड पर लेटा हुआ है। अमित, आप मेरी बात को मजाक में मत उड़ाइए। मम्मी जी और आरती मिलकर जेठ जी के कान भर रही है ताकि वो जेठानी जी को तलाक दे दे। अरे अंजलि, तुम अभी नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मम्मी जी बस पोते के लिए परेशान है और कोई बात नहीं। तीसरे कमरे में कविता अपने पति सुमित के सामने खड़ी होकर बहस कर रही होती है। सुमित, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारे भैया ही अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो हमेशा अपनी माँ और बहन की बातों में आकर जेठानी जी को डांटते रहते हैं। अरे कविता, भैया भी बहुत अच्छे हैं यार, और भाभी भी बहुत अच्छी हैं। तुम फालतू में राई का पहाड़ बना रही हो। चलो अब सो जाओ। चौथे कमरे में दीपा अपने पति रोहित के पैर दबाते हुए बात कर रही है। रोहित, अगर भैया भाभी दोनों अच्छे हैं तो फिर कमी किस में है? क्यों रोज रोज जेठानी जी को गवार कहकर ताने दिए जाते हैं? अरे दीपा, कमी किसी में नहीं है, और तुम लोग उनकी फिक्र क्यों करती हो? वो उनका पर्सनल मामला है, वो खुद संभाल लेंगे। अभी हम बेडरूम में हैं तो सिर्फ हमारे बारे में बात करो ना। रोहित दीपा का हाथ पकड़कर हंसने लगता है और बात को पूरी तरह टाल देता है। चारों देवरानियां समझ जाती हैं कि उनके पति इस मामले में उनका साथ नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सभी लोग पार्टी के लिए तैयार होकर घर के हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां चारों देवरानियां स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़ों में तैयार खड़ी रहती हैं। तो वहीं राधा एक बेहद साधारण और पुरानी साड़ी पहनकर कमरे से बाहर आती है। तभी आरती उसे देखकर तंज कसते हुए, अरे रमेश भैया, आप हमारी बड़ी भाभी को कहाँ साथ ले जा रहे हैं पार्टी में? ये भला कहाँ हमारे स्टैंडर्ड से मैच करती है? वहाँ सभी ने देखकर हंसेंगे। अरे आरती, ये तू क्या बोल रही है अपनी बड़ी भाभी के बारे में? ऐसी बातें शोभा नहीं देती। चुप रह जरा। अरे मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। चलिए सब लोग गाड़ी में बैठिए, देर हो रही है। जिसके बाद सभी लोग पार्टी के लिए निकल जाते हैं और पार्टी में पहुंचकर चारों देवरानियां देखती हैं कि राधा बहुत उदास और सहमी हुई सी खड़ी है। वो किसी से बात भी नहीं कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश अपने दोस्तों से बात करता है, लेकिन राधा को उनसे मिलवाता नहीं। पार्टी के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। घर आकर एक एक करके चारों देवरानियां अपने पति का हाथ पकड़कर हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। ये देखकर राधा भी मुस्कुराते हुए रमेश का हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी आरती अचानक बीच में आते हुए, अरे रमेश भैया, जरा रुकिए, मुझे कॉलेज के एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प चाहिए। इसे मुझे कल सुबह ही सबमिट करना है। प्लीज मेरे कमरे में चलिए ना। हाँ आरती, चलो, प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। राधा, तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद रमेश आरती के साथ चला जाता है और राधा उदास होकर अपने कमरे में लौट आती है। चारों देवरानियां ये सब देख लेती हैं कि जब भी दोनों के बीच संबंध सुधरने लगते हैं, कोई ना कोई झगड़ा या रुकावट खड़ी कर दी जाती है। ऐसे ही अगले दिन दोपहर के खाने के समय रमेश डाइनिंग टेबल पर बैठा खाने का पहला निवाला मुंह में डालते ही गुस्से से चिल्लाकर थाली खिसका देता है। राधा, ये कैसा घटिया खाना बनाया है तुमने? इसमें इतना तेज नमक है कि इससे निगला नहीं जा सकता। तुम्हें इतने सालों में खाना बनाना तक नहीं आया क्या? अरे बड़ी बहू, नमक सच में बहुत ज्यादा है। रमेश ठीक ही तो कह रहा है। अरे बहू, तुम्हें इस घर में आए इतने दिन हो गए खाना बनाते हुए, पर तुम्हें आज तक अंदाजा नहीं हुआ कि खाने में कितना नमक डालना चाहिए। भाभी, एक तो भैया पहले पूरे दिन ऑफिस में इतना हार्डवर्क करते हैं, अगर उन्हें घर आकर ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेंगे? आपको इतना ध्यान तो रखना चाहिए। राधा बिना कुछ बोले चुपचाप रोते हुए रसोई में चली जाती है। चारों देवरानियां ये देखकर उदास हो जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन शाम को चारों देवरानियां कमला के कमरे के पास से गुजर रही होती हैं कि तभी उन्हें अंदर से आरती और कमला की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। मम्मी, हमारी वो दादी ना जाने किस गवार को हमारे गले बांधकर चली गई, लेकिन अब जब ये गवार हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाएगी तो इसके सारे गहने मेरे हो जाएंगे ना? हाँ हाँ आरती, सब तू ही रख लेना। बस एक बार ये घर से बाहर निकल जाए, फिर देखना इस घर पर सिर्फ हमारा राज होगा। चारों देवरानियां ये सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। वो तुरंत दौड़कर अपने पतियों को वहां बुलाकर लाती हैं और उनसे, आप सब लोग चुपचाप मेरी बात सुनिए। देखिए, आपकी मम्मी और आरती मिलकर क्या घिनौनी चाल चल रही है। वो जेठानी जी को इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहती हैं। हाँ, अब हमें पूरी तरह समझ में आ गया है कि हमारी सास और ननद मिलकर जेठानी जी का घर बसने ही नहीं दे रही है। वो जानबूझकर जेठानी जी और जेठ जी में गलतफहमियां पैदा करती है। आप सब लोग बस खामोश क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? अपनी ही भाभी के साथ इतना बड़ा अन्याय होते देख रहे हैं आप लोग। अरे मैं इस मामले में क्या ही बोलूं। मैं ना तो अपनी माँ के खिलाफ जा सकता हूँ और ना ही भैया के सामने मुंह खोल सकता हूँ। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते
तो अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब हमें खुद जेठ जी को सारी सच्चाई बतानी होगी ताकि उनका घर बच सके। अरे भैया को कुछ मत बताना। जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं वैसे रमेश भैया भी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम लोग उन्हें कुछ बताओगी ना तो उन्हें बुरा लगेगा और वो तुम पर ही गुस्सा करेंगे। चारों भाई खामोश होकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद चारों बहुएं हॉल में आती हैं, जहां कमला अपने पति राम प्रसाद पर चिल्ला रही होती है। वहीं चारों बहुएं छिपकर उनकी बातें सुनने लगती हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? अगर आपने उस समय अपनी माँ को मना कर दिया होता तो ये गवार आज हमारे पल्ले नहीं पड़ती। वो तो अच्छा हुआ कि इस बार कमान मैंने अपने हाथ में ली और ये चारों बहुएं मॉडर्न और पढ़ी लिखी मिल गई। चारों देवरानियां ये सारी बातें सुनकर अपने कमरे में वापस आकर बातें करते हुए, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, वरना हमारी जेठानी का घर टूट जाएगा। हाँ, जेठ जी और जेठानी जी को एक दूसरे के करीब लाने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो चारों काफी देर तक एक दूसरे से इस बारे में बातें करती हैं और प्लान बनाती हैं। फिर शाम को वो राधा के कमरे में आकर राधा से, जेठानी जी, हमें लगता है कि आपको जेठ जी के साथ समय बिताना चाहिए ताकि आपके रिश्ते में सुधार हो सके। चाहती तो मैं भी यही हूँ दीपा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार है ही नहीं। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, आज हम आपके लिए क्या करते हैं। चारों देवरानियां अपनी जेठानी को अपने कमरे में लाकर एक सुंदर सी ड्रेस निकलवाती हैं। फिर अपनी जेठानी को पहनाकर उनका मेकअप करती हैं और अच्छी सी हेयर स्टाइल बनाती हैं। मेकओवर करने के बाद वही प्रिया अपनी जेठानी से, जेठानी जी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। भैया आपको देखकर फिदा हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद रमेश ऑफिस से थका हारा कमरे में आता है और अचानक राधा के इस बदले हुए रूप को देखकर बेहद खुश होते हुए राधा से, अरे हे राधा, क्या सचमुच ये तुम ही हो? इतनी सुंदर भी लग सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। रमेश की बात सुनकर राधा शर्मा जाती है। तभी प्रिया, जेठ जी, सिर्फ तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। आपको जेठानी जी को आज डिनर पर बाहर लेकर जाना होगा। ठीक है राधा, चलो आज का खाना हम बाहर ही खाएंगे। चारों देवरानियां कमरे से हॉल में आ जाती हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रमेश और राधा भी हॉल में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कमला और आरती चौंकते हुए, अरे ये क्या राधा, तुम्हें तैयार किसने किया और तुम कहाँ जा रही हो? हाँ भैया, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था अपने कॉलेज के बारे में, आपसे बात करनी थी। अंजलि, तुम तो अपने भैया भाभी को खुश देखकर काफी खुश लग रही हो। अच्छा, ऐसा करो कि बातें बाद में करना, अगर ये बाहर जा रहे हैं तो जाने दो। अंजलि की बात सुनकर आरती चुप हो जाती है। वहीं रमेश और राधा पहली बार डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। वो साथ में डिनर करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं, जहां रमेश राधा का हाथ पकड़कर प्यार से, राधा, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो और पहली बार मैंने अकेले में तुमसे इतनी सारी बातें की कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेबी इतनी समझदार है। रमेश की बातों से राधा बहुत खुश हो जाती है। काफी देर के बाद वो दोनों घर लौटते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी कमला राधा से, अरे राधा बहू, आ गई तू? मेरे सर में बहुत दर्द है, जरा मेरे सर में तेल तो लगा दे। तभी नजर रख रही चारों देवरानियां वहां जाकर अपनी सास से, अरे सासू माँ, उन्हें उनके कमरे में जाने दीजिए। हम चारों बहुएं हैं ना, हम आपके सर में तेल भी लगा देंगे और आपके पैर भी दबा देंगे। आखिर हमारा भी तो कुछ फर्ज है। कमला चुप हो जाती है। वहीं राधा और रमेश कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और चारों देवरानियां रमेश और राधा को करीब रखने का कोई ना कोई प्लान जरूर बनाती रहती हैं। कभी उनके कमरे को सजाकर, तो कभी उन दोनों को अकेले बाहर भेजकर, तो कभी साथ में पार्टी में भेजकर। और फिर एक दिन प्रिया, हमने जेठ जी और जेठानी जी को करीब तो ला दिया, लेकिन हमें माँ जी की असलियत भी उनके सामने लानी होगी ताकि फिर कभी वो लोग दूर ना हो। अपने प्लान को आखिरी अंजाम देने के लिए चारों बहुएं मार्केट पहुंचती हैं और कुछ छोटे छोटे कैमरे खरीदकर घर ले आती हैं। और फिर अगले दिन जब आरती कॉलेज गई होती है तो वो होशियारी से एक कैमरा उसके कमरे में, एक हॉल में एक कैमरा चुपके से अपनी सास की गैर मौजूदगी में कमरे में छिपा देती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद रमेश गुस्से में राधा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल रहा होता है। ये देखकर कमला और आरती रमेश के सामने नाटक करते हुए, बेटा रमेश, ये क्या हो रहा है? तुम बड़ी बहू को इस तरह घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? बात क्या है आखिर? हाँ भैया, बताओ तो सही कि आखिर इतनी बड़ी क्या बात हो गई जो आप भाभी को निकाल रहे हो? माँ, इसने इतनी नीच और घटिया हरकत की है कि मैं आप लोगों के सामने बयान भी नहीं कर सकता। इस औरत ने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब ये इस घर में एक मिनट भी नहीं रहेगी। अरे मुझे बताइए तो सही कि आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है? आप मुझे किस बात की इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? तभी चारों देवरानियां प्रिया, अंजलि, कविता और दीपा दौड़ती हुई आकर दरवाजे पर ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं, जहां प्रिया अपने हाथ में एक लैपटॉप लिए होती है।
रुक जाइए जेठ जी, अब बहुत हो गया। आप जेठानी जी को उस गुनाह की सजा दे रहे हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, और वो ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकती। तुम चारों कौन होती हो हमारे पति पत्नी के मामले में बोलने वाली? हाँ, और तुम्हें कैसे पता कि इसने कुछ भी नहीं किया है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, हमारे पास सबूत है जेठ जी। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसमें सब साफ साफ दिख रहा है। प्रिया लैपटॉप चालू करके रमेश के सामने कर देती है। वहीं स्क्रीन पर कमला और आरती का वीडियो चलने लगता है, जिसमें वो साफ तौर पर साजिश रचती दिखाई पड़ती हैं। अब बस बहुत हो गया आरती, मैं इस गवाह की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसकी वजह से मोहल्ले में हमारा पूरा स्टैंडर्ड गिरा हुआ है। अब उसे इस घर से जाना ही होगा। हाँ हाँ मम्मी, मैंने एक ऐसी जबरदस्त चाल सोची है जिससे भैया खुद भाभी को घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। मैंने आज भैया का फोन भाभी के फोन से बदल दिया है, और अब मैं भाभी के फोन पर भैया को एक नए नंबर से मैसेज करूंगी। कविता तुरंत आगे बढ़ती है और आरती के हाथ से झटके से उसका फोन छीन लेती है और रमेश को मैसेज दिखाती है। जेठ जी देखिए, जो मैसेज आपको आया था। आप सारी तैयारी हो चुकी है, चलो भाग चलते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मैसेज ननन जी ने अपने फोन से भेजा था, और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरती हॉल से जेठानी जी के कमरे में फोन बदलने जा रही थी। वीडियो देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फटी आंखों से अपनी माँ और बहन को देखते हुए, इसका मतलब आज तक हमारे बीच में जितनी भी गलत फहमियां और दूरियां हुई, वो सब आप लोगों ने ही पैदा की थी। आरती, माँ, तुम दोनों अब खामोश क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? तुम दोनों ने मेरे हंसते खेलते घर में आग लगा दी। तभी ससुर राम प्रसाद भी आगे आते हैं और कड़े लहजे में अपनी आवाज उठाते हुए, हाँ रमेश, अब तक मैं भी अपने बेटे और बहू का घर उजड़ते हुए चुपचाप देख रहा था, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। कमला बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं चाहती थी कि ये गवार हमारे घर की बहू बने। ये मेरी पसंद नहीं थी। मेरी सास की वजह से मैं चुप रही, लेकिन मैं इसे किसी भी तरह बाहर निकालना चाहती थी। इसके और रमेश के बीच की दूरियां मेरी ही वजह से थी। मैंने कभी इन्हें नजदीक आने ही नहीं दिया। जो माँ अपने सगे बेटे की खुशी नहीं देख सकी, अपनी बहू का घर नहीं बसा सकी, वो किसी की नहीं हो सकती। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, निकल जाओ यहाँ से। रामप्रसाद कमला का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। वहीं आलोक, अमित, सुमित और रोहित चुपचाप खड़े देखते हैं। तभी रमेश, पापा, आप इन्हें घर से मत निकालिए। अब मैं ही अपनी पत्नी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं, वहां मैं रहकर क्या करूंगा? भैया, आप अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को जाना है तो माँ को इस घर से जाना होगा। बेटा रमेश, तू और बहू यहीं रुकोगे। तेरी माँ ने जो पाप किया उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। कमला, तुम अभी इसी वक्त आरती को लेकर इस घर से निकल जाओ। रामप्रसाद की बात सुनकर कमला और आरती दोनों रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहू और बेटे के प्यार को समझ नहीं पाई और उनके बीच दरार बन गई। मुझे घर से मत निकालो। जब घर से बाहर निकाला जा रहा है तब आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। इतने साल जो मेरी पत्नी तड़पी, उसका क्या? पापा जी, मम्मी को घर से बाहर मत निकालिए, लेकिन अब से इनकी यही सजा होगी कि ये इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह रहेंगी। घर के किसी भी मामले या फैसले में इनका कोई दखल नहीं होगा। आरती भी सिर्फ अपने काम से काम रखेगी। कमला और आरती सिर झुकाकर चुपचाप रसोई की तरफ चली जाती हैं। राधा भावुक होकर अपनी चारों देवरानियों प्रिया, अंजलि, कविता और दीपा के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए, तुम चारों ने मिलकर आज मेरा उजड़ता हुआ सुहाग और मेरा घर बचा लिया। तुम चारों ने मेरा घर बसा दिया। मैं तुम लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहानी अब एक साल आगे बढ़ जाती है। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। राधा और रमेश कार से उतरकर अस्पताल से घर वापस आ रहे हैं, जहां राधा की गोद में एक छोटा और सुंदर बच्चा है। तभी राधा अपने पति से, देखिए ना रमेश जी, आज मेरी इन चारों मॉडर्न देवरानियों की वजह से ही मेरा सूना घर पूरी तरह से बस गया है। अगर ये ना होती तो आज मैं इस बच्चे की माँ कभी नहीं बन पाती। वहीं घर के कोने में कमला और आरती हाथ में झाड़ू लिए जमीन पर पोछा लगा रही होती हैं। वो दोनों चुपचाप राधा की ये बातें सुनती हैं और पछतावे के आंसू बहाते हुए अपना सिर झुका लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ चारों देवरानियां बच्चे को अपनी गोद में लेकर हंसने लगती हैं।